हेलो एवरीवन, आई एम रुद्रमूर्ति। इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। उन सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो सीजीपीएससी, रेंजर, एसीएफ इन तमाम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने समतल दर्पण के बारे में आपसे बात किया था। उसकी प्रॉपर्टी को हमने डिस्कस किया और उससे रिलेटेड वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्नों को मैंने आपको बताया। आज का हमारा जो लेक्चर है वो गोली दर्पण से संबंधित है और ये भी परावर्तन से ही संबंधित है। चाहे गोली दर्पण हो चाहे समतल दर्पण हो, सभी परावर्तन को ही संपन्न कराते हैं। परावर्तन प्रकाश का एक गुणधर्म होता है। जब कोई लाइट किसी सतह पर आपतित होती है, उसके पिछले हिस्से को पॉलिश कर दिया जाए तो मैक्सिमम पार्ट ऑफ द लाइट, अधिकांश प्रकाश का जो भाग है वो परावर्तित हो जाता है। इस घटना को परावर्तन बोलते हैं। तो परावर्तन के लिए हमारे पास जो चीज़ है, एक तो आपका प्लेन मिरर होगा जिसके बारे में हमने बात कर लिया। दूसरा हमारे पास गोली दर्पण है। इसको पढ़ने के पहले एक सामान्य सी बात बताता हूँ। आपने कभी ध्यान दिया होगा कि जब आप अपनी गाड़ी को चलाते हैं तो साइड मिरर के रूप में कॉन्वेक्स दर्पण का उपयोग किया जाता है। उसमें कितना भी दूर अगर कोई इमेज है तो आपको बहुत छोटा दिखता है। हम उत्तल दर्पण का ही उपयोग क्यों करते हैं, इस क्यों का प्रश्न आपको आज इस लेक्चर में मिलेगा। आप किसी डॉक्टर के पास या किसी डेंटिस्ट के पास जाते हो और अपने दांतों के बारे में प्रॉब्लम बताते हो तो वो आपके दांतों को, लोकेशन को देखने के लिए एक विशेष प्रकार के दर्पण का उपयोग करता है। कभी हमारा ध्यान नहीं जाता क्योंकि हमारा ध्यान तो अपने दांतों पर लगा रहता है कि ये किस प्रकार के दर्पण का उपयोग कर रहा है। आज मैं आपको बताऊंगा कि वो अवतल दर्पण का उपयोग करता है। सोलार पैनल में या सोलर कुकर में जो दर्पण, रिफ्लेक्टर जो यूज होते हैं, वो किस प्रकार के दर्पण के बने होते हैं, किस प्रकार का दर्पण होता है, या अवतल होता है उत्तल। इन तमाम प्रश्नों का उत्तर आपको आज इस लेक्चर में मिलेगा। इसके साथ ही साथ हम देखेंगे कि अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब कैसे बन जाता है, सीधा मैग्नीफाइड इमेज कैसे बन जाता है। उत्तल दर्पण में या कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा छोटा इमेज क्यों बनता है। इन तमाम प्रश्नों का उत्तर आज आपको इस लेक्चर में मिलने वाला है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि ध्यान से इस लेक्चर को सुनिए और इसके बाद आप जितने भी एमसीक्यू बनाओगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कॉन्सेप्ट समझा दूंगा पूरा, और ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा हर एग्जाम के लिए काम आएगा। तो सबसे पहले हम आते हैं गोली दर्पण क्या होता है। तो गोली दर्पण का मतलब क्या होता है, इसके नाम से क्लियर है कि गोली दर्पण वह दर्पण जो किसी गोले का भाग होता है। ये हमारा एक गोला है, ध्यान से सुनिए, शॉर्ट में बता रहा हूं। ये आपका, इससे काट के मैंने अलग किया तो ये एक इस टाइप का हिस्सा आया मेरे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हिस्सा है। अब इस हिस्से को उपयोग करना है मुझे दर्पण के रूप में। इस हिस्से को मुझे दर्पण के रूप में उपयोग में लाना है। और चूंकि मैं परावर्तन कराना चाहता हूं, क्योंकि अभी हम लोग अपवर्तन नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, परावर्तन। और परावर्तन कराने के लिए आपको दो चीजें याद रखनी पड़ेगी। एक, उसका एक रिफ्लेक्टिंग पार्ट चाहिए, और दूसरा क्या होगा, पिछले हिस्से को पॉलिश कर दोगे। तो उस बेसिस पे हम दो प्रकार के दर्पण बना सकते हैं। चलिए, तो पहले क्या कर दिया, मैं इस भाग को छोड़ दिया, इसको चमकदार सतह दे दिया, और ये पिछले वाले हिस्से को मैंने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, इसको खुला छोड़ दिया, इसके परावर्तक तल हो गया। तो एक नया प्रकार का मिरर बन जाएगा जिसको अपन बोलेंगे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, अंग्रेजी में बोलते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब एक और प्रकार का मिरर बना सकते हैं। अब मैं इसको ठीक रिवर्स कर दूंगा। जो मैंने इसको अवतल दर्पण में जिस भाग को मैंने परावर्तक तल बोला था उसको पॉलिश कर देता हूं, और जो पॉलिश वाला पार्ट है उसको छोड़ देता हूं, यानी उसको चमकदार बना देता हूं। तो एक और नया किस्म का मिरर बन जाएगा। अब ये अंदर मैं पॉलिश कर रहा हूं, ये इसको मैंने पॉलिश कर दिया, और जो उभार वाला पार्ट है इसको मैंने छोड़ दिया, इसको चमकदार बना दिया, स्मूथ बना दिया ताकि रिफ्लेक्टिंग हो सके। ये बन गया परावर्तक तल। परावर्तक तल। तो ये दूसरे टाइप का मिरर बन जाएगा जिसको अपन बोलेंगे उत्तल दर्पण, या अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर।
तो ये कॉन्वेक्स मिरर या कॉन्केव मिरर किसी भी स्फेयर के पार्ट होते हैं, किसी भी गोले से काट के बनाए जाते हैं, और किसी भी गोले से काट कर बनाए जाते हैं। और दो प्रकार के हम मिरर बना सकते हैं, एक होता है अवतल और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। तो ये आपको बात समझ में आ गई। अब हम आते हैं कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। तो हम दो प्रकार के मिरर बना लिए, अब इसके कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में जानते हैं। देखिए, अब इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब चलिए, अब हम सबसे पहले आपको बताते हैं वक्रता केंद्र क्या होता है। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, इसको हम C के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अंग्रेजी बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे कि मैंने आपको बताया, द स्फेरिकल मिरर इज द पार्ट ऑफ स्फीयर। कोई भी गोली दर्पण, चाहे वो उत्तल हो चाहे अवतल दर्पण हो, गोली दर्पण गोले का भाग होता है, यानी उस गोले से ही काट के बनाया गया है। तो निश्चित तौर पर इस गोले का जो सेंटर होगा वही सेंटर इस स्फेरिकल मिरर का भी होगा। यानी अब आप देखिए, ये इसके बाहरी हिस्से को, उभार वाले हिस्से को मैंने पॉलिश कर दिया। इसका सेंटर C है तो इसका भी क्या होगा, C होगा। इसका अगर 10 सेंटीमीटर है इसका रेडियस, तो इसका भी 10 सेंटीमीटर होगा। खैर, तो किसी भी स्फेरिकल मिरर का सेंटर वही होगा जो कि गोले का होगा। गोले का सेंटर C है तो इसका भी C होगा। गोले का 15 सेंटीमीटर है तो इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, 15 होगा। तो ये बात हुआ। अच्छा, अब हम बात करते हैं ध्रुव, पोल ऑफ मिरर। दर्पण का ध्रुव क्या होता है। अब अच्छा, एक दूसरा मिरर ये है, हो गया आपका अवतल दर्पण, और एक दूसरा बना देते हैं, ये अंदर वाले हिस्से को पॉलिश कर देते हैं। ये हो गया आपका परावर्तक तल, रिफ्लेक्टिंग पार्ट, ये तो पॉलिश कर दिया। तो ये भी जिस गोले से काट के बनाएगा उसका जो सेंटर होगा वही इसका सेंटर होगा। ये मान लीजिए C, तो इसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट ये है, अंदर वाला डीप वाला पार्ट इसका परावर्तक तल है। इसमें उभार वाला भाग जो है परावर्तक तल। चलिए, अब हम पोल के बारे में। दर्पण का ध्रुव, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको समझ में आया। वक्रता केंद्र क्या होता है, इसको C के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। यह अवतल दर्पण और ये उत्तल दर्पण। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, और ये हुआ कॉन्केव मिरर। ठीक है, तो ये दो प्रकार के मिरर बना सकते हैं। इसका इस गोले का जो सेंटर होगा वही सेंटर इन मिरर का भी होगा। ठीक है, ओके। चलिए, अब दर्पण का ध्रुव, पोल, पहला ये हुआ दर्पण का ध्रुव, पोल ऑफ मिरर, पोल ऑफ मिरर। ये क्या होता है, देखिए, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र से होते हुए एक काल्पनिक रेखा खींचिए, काल्पनिक रेखा खींचिए, ये ऐसा करके। तो वक्रता केंद्र से होकर जो मैंने लाइन खींचा वो मिरर के जिस पॉइंट पर मीट करता, मिलता है, इसी को बोलते हैं वक्रता, इसी को बोलते हैं आपका दर्पण का ध्रुव। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जो लाइन खींची जाती है उसको बोलते हैं मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस। यह आपका मुख्य अक्ष हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस। तो दो बातें आपको समझ में आ गई, एक वक्रता केंद्र हुआ। वक्रता केंद्र होता क्या है, कोई भी गोली दर्पण जिस गोले से काट के बनाया जाता है उस गोले का जो सेंटर होगा वही सेंटर उस मिरर का भी होगा। ठीक है, तो इस आधार पर हम दो प्रकार के दर्पण बनाते हैं, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। ये जो भी उत्तल या अवतल दर्पण जिस गोले से काट के बनाया जाता है उस गोले का जो सेंटर होगा वही सेंटर इस मिरर का भी होगा। उस सेंटर को बोलते हैं वक्रता केंद्र।
इसको हम कैपिटल सी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं दूसरी परिभाषा पर, वक्रता त्रिज्या। अब किसके बारे में बात करें? वक्रता त्रिज्या। तीसरा, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या मतलब कोई भी, चाहे वो उत्तल हो चाहे अवतल हो। ये है आपका, सॉरी, ये उत्तल बनाते हैं पहले, ये इसको पॉलिश कर देते हैं। ये अवतल दर्पण, और ये हो गया आपका ये अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अगर इन सभी चीजों को अगर आप अच्छी तरह अभी समझ जाओगे तो जब लेंस वाला टॉपिक आएगा तो उसमें भी इसी टाइप के नियम लगते हैं। तो एक बार मिरर वाले पार्ट को अच्छे से समझ जाओगे तो लेंस में भी उसी टाइप का साइन कन्वेंशन होता है। तो इसलिए इसको ध्यान से आप समझिए। चलिए, हाँ, अब भाई ये किसी गोले से काट के बनाया गया, तो उस गोले का जो सेंटर होगा वही इसका सेंटर है। मान लीजिए इसका सेंटर ये, सेंटर से होते हुए लाइन खींचिए, तो ये जो लाइन होगा इस लाइन को बोलते हैं मुख्य प्रिंसिपल एक्सिस। और ये जो प्रिंसिपल एक्सिस दर्पण के जिस बिंदु को से मिलता है उसको बोलते हैं पी, पोल। इसको पी के द्वारा प्रदर्शित, पोल ऑफ मिरर। ठीक है, अब आते हैं वक्रता त्रिज्या। इसको हम आर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, आर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। किसके द्वारा? आर के द्वारा। तो है क्या, देखिए। और दूसरी बात क्या है कि हम जितने भी दूरियों का मापन करते हैं, चाहे वस्तु की दूरी हो, चाहे प्रतिबिंब की दूरी हो, चाहे फोकस दूरी हो, चाहे वक्रता त्रिज्या हो, तो तमाम दूरियां जो होती हैं उसके लिए हमारा जो बेस लाइन क्या होता है? दर्पण का ध्रुव। हम दर्पण के ध्रुव से ही, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण, दर्पण के ध्रुव से ही दूरियों का मापन करेंगे, या तो लेफ्ट या तो राइट। अगर वस्तु इमेज लेफ्ट में बन रहा है तो लेफ्ट में, राइट में बन रहा है तो राइट में। तो मेन हम डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे? दर्पण के ध्रुव से। ठीक है, तो चलिए, तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र की बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो इसको हिंदी में लिख देते हैं, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। दैट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन द पोल ऑफ मिरर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको हम कैपिटल आर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्लियर हुआ। इसी प्रकार इसका भी अगर हम बनाना चाहें, इसको थोड़ा दूर बना देते हैं। ये आपका है उत्तल दर्पण, तो ये अंदर वाले भाग को मैंने पॉलिश कर दिया, तो इसका लेकिन सेंटर तो यही होगा। तो ये सेंटर से होते हुए एक लाइन खींचे इमेजिनरी, तो ये बन गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये लाइन खींच दिया मैंने। ये दर्पण का ध्रुव, तो दर्पण के ध्रुव से ऐसा डिस्टेंस मेजर करूंगा, ये जो होगा कैपिटल आर। तो दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल ऑफ मिरर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए, अब हम आते हैं फोकस। ये सभी चीजें आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। और स्टार्टिंग में मैंने जो प्रश्न को उठाया था कि किसी भी गाड़ी के रेयर व्यू या साइड मिरर में या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज वाले उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों करता है, डेंटिस्ट अवतल दर्पण का प्रयोग क्यों करता है, सोलार पैनल में अवतल दर्पण, इन सभी चीज़ों का आंसर आपको इस लेक्चर में मिल जाएगा और आपको हमेशा याद रहेगा। चलिए, तो ये आपको क्या क्या बताया? वक्रता केंद्र बता दिया, वक्रता त्रिज्या बता दिया। अब हम फोकस के बारे में बात करते हैं। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? फोकस के बारे में। चलिए, फोकस के बारे में बात करते हैं। देखिए, फोकस क्या होता है? ये दर्पण का ध्रुव हो गया, दर्पण का ध्रुव बता दिया मैंने। सेकंड पॉइंट, इसको पी के द्वारा करते हैं। तीसरा मैंने बताया वक्रता त्रिज्या, इसको आर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। अब चौथा बता रहा हूं फोकस। अगर ये 4 पॉइंट को अगर आप
किसी भी चीज़ में, चूंकि ये तो रिफ्लेक्शन, इसमें एक ही फोकस होता है, लेंस में दो फोकस हो जाए क्योंकि दोनों भाग खुले होते हैं। तो ये 4 पॉइंट मिरर में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको कोई भी स्टूडेंट ध्यान से समझ लेगा तो कैसे प्रतिबिंब बनते हैं उन चीज़ों को भी आसानी से समझ सकता है। चलिए, फोकस होता क्या, देखिए किसी भी मिरर के फोकस को आइडेंटिफाई करना है, चाहे वो दर्पण उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, चलिए देखते हैं। ये आपका, अब आपको समझ में आ गया ये कौन सा दर्पण हो गया, ये हो गया अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है। ये इसका ध्रुव हो गया और इसकी वक्रता केंद्र हुआ, इससे होकर एक लाइन खींच दीजिए, तो ये जो लाइन बनेगा क्या बनेगा, ये सी हुआ, ये पी, और ये मुख्य अक्ष बन गया, ठीक है। अब चलिए, हमको किसी भी मिरर का फोकस आइडेंटिफाई करना है, तो इसके लिए करोगे क्या, इसके लिए हमको ये करना पड़ता है कि इस मिरर पर समानांतर किरणें, पैरेलल बीम, पैरेलल बीम का मतलब क्या हुआ, ये बीम आप आपस में पैरेलल में तो है ही, साथ ही इस मुख्य अक्ष के समानांतर भी है। समानांतर किरणों को इस दर्पण पर आपतित किया जाता है या टकराया जाता है, और देखा जाता है कि टकराने के बाद ये तमाम आपतित किरणें मुख्य अक्ष को कहां पर काटती हैं, क्या अलग अलग बिंदुओं पर काटती हैं। तो आप देखोगे कि ये जितने भी आपतित किरण जो मुख्य अक्ष के समानांतर है, हमेशा मुख्य अक्ष को एक निश्चित बिंदु पर काटते हैं, हमेशा हमेशा। इस निश्चित बिंदु को हम बोलते हैं फोकस। ये अवतल में हुआ, उत्तल, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण में अगर देखें, उसका ही बना देते हैं ताकि आपको इसके इमेज के बारे में, ये उत्तल दर्पण, इसको बना देते हैं ठीक से, ये उत्तल दर्पण। ये अंदर वाले भाग को पॉलिश कर दिया मैंने, और ये इसका पी है, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर तो यहीं कहीं होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर एक लाइन खींच दीजिए, ये हो गया आपका पैरेलल एक्सिस। अब देखिए किस, ये हो गया आपका अवतल दर्पण और ये हो गया उत्तल दर्पण। ये दो ही दर्पण हमको पढ़ना है और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अब उत्तल दर्पण में होगा क्या, देखिए क्या करना पड़ता है, किसी भी मिरर के फोकस को आइडेंटिफाई करने के लिए उस मिरर पर, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, समानांतर किरणें, यानी वो आपस में भी समानांतर होंगी बीम और मुख्य अक्ष के भी समानांतर होंगी, उनको दर्पण पर गिराया जाता है। चलिए गिराते हैं, तो ये लाइन इसको बढ़ा देते हैं। ये बहुत सारे समानांतर बीम, ये है I1 I2, बहुत सारे अरबों खरबों बीम गिराते हैं। तो देखोगे कि ये ऐसा लगेगा ये फोकस से बाहर जा रही है, ये फोकस। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैंने अंदर पॉलिश कर दिया है, मैंने अंदर क्या कर दिया है, पॉलिश कर दिया है। तो ये रेज अंदर तो जाएगा नहीं, क्योंकि अंदर जाएगा तो फिर परावर्तन नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, ये अपवर्तन हो जाएगा। लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं, परावर्तन। परावर्तन के लिए एक भाग को पॉलिश करना पड़ता है। तो चूंकि ये किरणें समानांतर आपतित हो रही हैं मुख्य अक्ष के, तो जिस बिंदु से टकराती हैं तो ये अंदर तो जाएंगे नहीं, क्योंकि हमको परावर्तन पढ़ना है। तो ऐसा लगेगा कि ये सभी बिंदु, ये ऐसा लगेगा फोकस से बाहर जाती हुई प्रतीत होंगी। ये सभी फोकस से, ठीक से बना लेते हैं, इसको ठीक से बनाते हैं, चलिए, ताकि आपको ठीक से क्लियर हो जाए। ठीक से डायग्राम बना देते हैं, उसके बेसिस पे आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए, ये आपका, ये लाइन को यहाँ तक बढ़ा दिया, ये वक्रता केंद्र है, ये पोल है। अब ये देखो लाइन यहाँ टकराया है, तो ये ऐसा लगेगा कि एक सर्टेन पॉइंट से बाहर जाता हुआ दिखेगा आपको। एक दूसरा रे भी टकराते हैं, तो ये लगेगा कि ये जो है ये बाहर जाता हुआ दिखेगा आपको। तो ये परावर्तित किरणें बाहर जाती हुई प्रतीत होती हैं, और इसमें क्या होती है, परावर्तित किरणें रियली फोकस को इंटरसेक्ट करती हैं। इसमें जो परावर्तित, अवतल दर्पण में परावर्तित किरणें फोकस को रियली इंटरसेक्ट करती हैं, वास्तव में काटती हैं। और उत्तल दर्पण में समानांतर किरणें फोकस से बाहर जाती हुई प्रतीत होती है ना। रिफ्लेक्टेड रे अपीयर्स टू बी आउट ऑफ द पॉइंट,
यानी वो फोकस से बाहर जाती हुई प्रतीत होती है। यानी ये किरणों को जैसे इस पे गिराते हैं तो इसको डाइवर्ज करता है, फैला देता है, इसलिए इसको कभी कभी बोलते हैं अपसारी दर्पण। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? अपसारी दर्पण। अंग्रेजी में याद करिए, इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। और इसको क्या बोलते हैं? ये समानांतर किरणों को किसी एक निश्चित बिंदु पर मोड़ देता है और हमेशा उसी बिंदु से होकर जाता है। रियली ये फोकस से होकर जाता है, ये रियली नहीं जाता है, बल्कि ऐसा लगता है कि फोकस से बाहर जा रहा है। तो यहां पर ये किसी बिखरी हुई किरणों को एक बिंदु पर कन्वर्ज करता है, इसको बोलते हैं अभिसारी दर्पण या कन्वर्जिंग मिरर। तो स्टूडेंट्स, आपको एग्जाम में कभी कभी आता है कि इनमें से कौन सा अभिसारी या अपसारी दर्पण है, तो दिमाग थोड़ा सा ये हो जाता है, अरे अपसारी क्या होता है? हम तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में जानते हैं, लेकिन अपसारी ये क्या होता है? तो ये जानना बहुत जरूरी है। डाइवर्जिंग मिरर मतलब जो उस पर गिरने वाली किरणों को बाहर फेंकता है, यानी उन सभी किरणों को देखोगे तो लगेगा फोकस से बाहर जा रही है, जो डाइवर्जिंग मिरर है, या उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण या कन्वर्जिंग मिरर को अगर आप देखोगे तो उस पर जो गिरने वाली किरणें जो समानांतर गिर रही हैं वो हमेशा एक फोकस की ओर कॉन्सेंट्रेट होती, कन्वर्जिंग होती, यानी बिखरी हुई चीज़ें किसी एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाती हैं, एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाती हैं, इसलिए अभिसारी। इसमें रियली, इसमें जितनी भी परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष के किसी निश्चित बिंदु को काटती हैं, हमेशा निश्चित तौर पर काटती हैं, रियली इसको इंटरसेक्ट करती हैं। इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा हमेशा क्या होता है? वास्तविक होगा, क्योंकि इसमें रिफ्लेक्टेड रे रियली इंटरसेक्ट कर रही हैं और इसमें क्या होती है? परावर्तित किरणें फोकस से बाहर जाती हुई प्रतीत होती है, इसलिए इसमें क्या बनेगा? प्रतिबिंब हमेशा आभासी। और मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं वो कैसे होते हैं? उल्टा, इन्वर्टेड। और जो आभासी प्रतिबिंब होते हैं वो कैसा होता है? सीधा, इरेक्ट, अपराइट। तो आपको मेरी बात समझ में आई? तो हमको क्या बताना? फोकस क्या होता है? किसी भी दर्पण का फोकस को आइडेंटिफाई कर क्या करेंगे? अवतल दर्पण वाले केस में क्या होता है? समानांतर किरणें मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट करती हैं वह बिंदु फोकस कहलाता है। और उत्तल दर्पण में, या इसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर में, उस पर जब आपतित किरणें गिरती हैं तो ऐसा लगता है कि मुख्य अक्ष से बाहर जाता हुआ प्रतीत होता है, और जहां भी प्रतीत होगा वहां पर इमेज कैसा बनेगा? आभासी। और जो भी आभासी प्रतिबिंब होता है, मैंने पहले लेक्चर में बताया था, वो हमेशा सीधा बनता है। और जो भी वास्तविक प्रतिबिंब होता है जिसमें परावर्तित किरणें वास्तव में मिलती है, रियली इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, तो वो बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब और हमेशा उल्टा होता है। और जहां पर मिलती हुई प्रतीत होती है, जहां पर रियली मिलती नहीं है, उनको मिलाया जाता है ना, तब बनता है आभासी प्रतिबिंब। तो ये अभी से आप जान गए हो, पहले लेक्चर में बताया था। अब फोकस क्या? फोकस क्लियर हुआ? तो फोकस को ऐसी एडेड। और फोकस दूरी क्या होता है? अब इसको बता देते हैं, फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या है? बहुत सिंपल है। चौथा, अब पांचवा क्या है? पांचवा है आपका फोकस दूरी। फोकस दूरी, फोकस ले फोकस दूरी बोलते हैं हिंदी में, और अंग्रेजी में बोलते हैं फोकल लेंथ। तो बहुत ही सिंपल है, जो भी दूरियों का मापन किया जाएगा हमेशा दर्पण के ध्रुव से किया जाता है। तो दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को, ये इसको बोलते हैं एफ, यानी दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकल लेंथ, इसको स्मॉल एफ के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो देन द डिस्टेंस बिटवीन द पोल ऑफ मिरर एंड फोकस इज नोन एज द फोकल लेंथ एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल एफ। तो आपको क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब आभासी बनता है। क्यों बनता है? अभी आपको इमेज के बारे में बताऊंगा, तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, और आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो उसमें कभी आपको दिक्कत नहीं होगा। आभासी प्रतिबिंब कहाँ बनता है? जहां पर परावर्तित किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है? जब परावर्तित किरणें, रिफ्लेक्टेड रे, किसी बिंदु पर रियली मीट करती है, वास्तव में मिलती हैं, तो वहां पर बनेगा
वास्तविक या उल्टा प्रतिबिंब। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो चार बातें आपको जानना चाहिए। पहला क्या है? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र होता क्या है? कोई भी गोली दर्पण जिस गोले से काट के बनाया जाता है, उस गोले का जो सेंटर होता है वही सेंटर होगा इसका, इस गोली दर्पण का। फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको हम स्मॉल आर के, कैपिटल आर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी वक्रता केंद्र सी के द्वारा, हाँ इसको सी के द्वारा करते हैं। ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। दर्पण का ध्रुव, पोल ऑफ द मिरर, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाते हुए एक रेखा खींची जाए तो वह रेखा दर्पण के जिस बिंदु पर आकर मिलती है उसको बोलते हैं दर्पण का ध्रुव, द पोल ऑफ द मिरर, द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर मीट एट ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ द मिरर, दिस पॉइंट इज नोन एज द पोल ऑफ द मिरर। यह हो गया। फिर वक्रता त्रिज्या, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच, यानी ये यहां से लेकर वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को बोलेंगे कैपिटल आर। फोकस, फोकस के बारे में मैंने आपको डिटेल बताया और इसी के बेसिस पे हम बोलते हैं कि दो प्रकार के दर्पण होते हैं। परीक्षाओं में आजकल ज्यादा उत्तल अवतल नहीं आता बल्कि अभिसारी दर्पण या अपसारी दर्पण, डाइवर्जिंग मिरर या कन्वर्जिंग मिरर। तो यह आप हमेशा याद कर लीजिए क्योंकि जब लेंस वाले भाग में यही आता है कि डाइवर्जिंग लेंस या कन्वर्जिंग लेंस। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो आपको ये भी समझ में आएगा कि दूर दृष्टि दोष में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है, निकट दृष्टि दोष में किस प्रकार के लेंस का। तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको एक बार समझ जाओगे, बहुत ईजी है ये। एक बार अच्छे से समझ लिए तो आपको परीक्षाओं के लिए हमेशा काम आएगा और कभी कंफ्यूज नहीं होगा। जितने भी क्वेश्चन आएंगे भौतिकी से संबंधित उन तमाम क्वेश्चनों को आप बना सकते हो। ओके, चलो अब हम लोग फिर इसके बाद हम इमेज के बारे में बात करेंगे। तो आप चाहे तो इसको थोड़ा सा उतार भी सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको 5 चीजें बताई: वक्रता केंद्र, दर्पण का ध्रुव, वक्रता त्रिज्या, फोकस और फोकल लेंथ। अब मैं आपको जो बताने वाला हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप इतना नॉलेज ले चुके हैं। इमेज कैसे बनाया जाता है? तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं जिनको शॉर्ट टाइम सक्सेस चाहिए, क्योंकि सफलता एक निरंतर प्रक्रिया होती है, ठीक है, और सफलता के लिए कुछ कॉस्ट पे करना पड़ता है। शॉर्ट ट्रिक होता नहीं है। शॉर्ट ट्रिक बाकी जगह चल सकता है, शॉर्ट ट्रिक के थ्रू आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। उस शॉर्ट ट्रिक को भी समझने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। तो अभी मैं आपको यह बताने वाला हूं कि आपको कोई भी दर्पण दिया हो, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, इमेज कैसे बनाओगे। और ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है स्टूडेंट्स के लिए कि वो याद कर लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ, इस वीडियो को देखोगे तो आपको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ, बहुत सरल है। क्या तरीका है उसका? किसी भी स्फेरिकल मिरर में, किसी भी गोली दर्पण में इमेज बनाने के लिए हमको 2 किरणों की जरूरत पड़ती है, 2 आपतित किरणों की। कितनी? मैं प्लेन मिरर में बताया था इस बात को। किसी भी गोली दर्पण में, चाहे प्लेन मिरर हो चाहे गोली दर्पण हो, अवतल हो या उत्तल हो, हमको 2 आपतित किरणों की जरूरत पड़ती है। उन 2 आपतित किरणों को उस दर्पण पर आपतित कराते हैं और उससे जो 2 परावर्तित किरणें प्राप्त होगी, उन परावर्तित किरणों को देखेंगे कि वो कहां पर आकर मिलती है, किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। क्या वास्तव में इंटरसेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है? अगर वास्तव में इंटरसेक्ट कर रही है तो निश्चित तौर पर वहां पर जो इमेज बनेगा वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। और जहां पर आपको लग रहा है कि ये वास्तव में मिल नहीं रही है, तो वहां मिलाते हैं तो ऐसा लगता है कि प्रतिबिंब वहां बनता हुआ प्रतीत होगा, जिसको बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। तो उसके लिए 2 किरणें आपको जरूरत पड़ेगी। ये किसी दर्पण के सामने पेन रखा हुआ है, इसका इमेज हमको उस दर्पण में प्राप्त करना है, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे वो अवतल। तो इसमें तो बिलियंस वेव्स निकलेंगी, करोड़ों अरबों खरबों किरणें निकलेंगी, लेकिन उनको नहीं लेना, केवल 2 किरणों को लेना। और उसका नियम भी आपको बताता हूं। पहला तो इमेज, रूल ऑफ द इमेज फॉर्मेशन, रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन, ये हमेशा याद करिए, याद रखिए। प्रतिबिंब बनाने के नियम, प्रतिबिंब बनाने के नियम। प्रतिबिंब कैसे बनाया जाता है? देखिए, पहला नियम,
चित्र के साथ बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। पहला नियम तो वही है जो अभी आप इसके पहले बताया था। ये इसको मैं उत्तल बनाना चाहता हूं, तो ये इसको पिछले वाले हिस्से को, उभार वाले हिस्से को पॉलिश कर दिया। ये दर्पण का पोल है, इससे होते एक लाइन खींच दिया। ये आपका पी हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। अभी आपको इक्वेशन बताऊंगा बाद में कि वक्रता जो जितनी वक्रता त्रिज्या होगा उसका जस्ट हाफ फोकस होता है। ये फोकस हो गया। इसको भी ऐसे बना देते हैं। इसके अंदर वाले हिस्से को, कॉनकेव वाले पार्ट को पॉलिश कर देते हैं। और ये इसका पोल है, लेकिन वक्रता केंद्र तो यहाँ नहीं होगा, इसके अंदर ही होगा, यहाँ पर है। इससे होते हुए लाइन खींचेंगे ये, तो ये आपका हो गया मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। ये भी क्या हो गया? प्रिंसिपल एक्सिस। रूल नंबर 1, इमेज बनाने का नियम। केवल 2 नियम आप याद रखिए। कोई भी मिरर में यही चीज आप लेंस में भी आपको काम आएगा। बस ये चीज आप ध्यान रखोगे तो आपको चाहे वो मिरर हो चाहे लेंस हो, सब में काम आएगा। इमेज कैसे बनाया जाता है? इमेज बनाने के लिए हमको 2 किरणों की आवश्यकता होती है, 2 आपतित किरणों की आवश्यकता होती है। उन 2 आपतित किरणों को हम मिरर पर आपतित कराते हैं और उसके बाद वो जो परावर्तित किरण है देखते हैं कहाँ पर काट रही है, कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। जहाँ करेगी वहाँ इमेज बनेगा। अगर नहीं कर रही है तो इमेज तो बनाने के लिए हम उसको आगे बढ़ाएंगे तो वहाँ पर आभासी प्रतिबिंब बनेगा। चलिए रूल नंबर 1, पहला रूल क्या है? पहला रूल यह है कि एक आपतित किरण नंबर 1, फर्स्ट आपतित किरण, रे ऑफ इंसिडेंस। पहला हमेशा रूल नंबर 1 क्या है कि एक किरण को हमेशा इस मिरर मुख्य अक्ष के समानांतर, ये नंबर 1 वाला इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे नंबर 1। 1 नंबर वाले पहली किरण किसी वस्तु, ये वस्तु रखा हुआ है, तो इस वस्तु से एक किरण इस मुख्य अक्ष के समानांतर मिरर पर डालते हैं। तो ये वस्तु रखी हुई, इससे निकलती हुई किरण, आपतित किरण दर्पण पर सीधा टकरा रही है, यानी ये मुख्य अक्ष के समानांतर है। तो रूल ये बोलता है कि, इसके पहले मैंने बताया कि कोई भी समानांतर किरण जो मुख्य अक्ष के समानांतर है, दर्पण से टकराने के पश्चात हमेशा एक निश्चित बिंदु की ओर जाते हैं, जिसको बोलते हैं फोकस। तो ये आपतित किरण नंबर 1, इसका परावर्तित रिफ्लेक्टेड रे नंबर 1 ये मिला। इस आपतित किरण के करस्पॉन्डिंग हमको दूसरा, इस आपतित किरण के करस्पॉन्डिंग हमको दूसरा रिफ्लेक्टेड रे क्या मिला? इसके अनुरूप हमको रिफ्लेक्टेड रे ये मिल गया। ठीक है। तो कभी भी इमेज बनाने के लिए किसी भी वस्तु से पहली किरण भेजते हैं जो उस मिरर पर सीधा टकराती है। ये किरण सीधी होती है, इसका मतलब ये जो है मुख्य अक्ष के समानांतर एक सीधी किरण को दर्पण से टकराया जाता है। रूल नंबर 2, ठीक है। रूल नंबर 2 क्या होगा? देखिए ये डायग्राम को याद करिए, सब याद हो जाएगा क्योंकि आपको बना के बता रहा हूं। दूसरा, हाँ, यही चीज इसमें भी करते हैं। देखिए अब यहां पर हम एक इसका फोकस, ये इसका वक्रता केंद्र है, ये अवतल दर्पण है और ये है उत्तल दर्पण। ये अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण। अब ये देखिए, एक किरण आपतित इंसिडेंट रे नंबर 1, तो मैंने आपको बताया अंदर तो मैंने पॉलिश कर दिया, तो परावर्तन कराने के लिए पॉलिश करना पड़ता है। इसका वक्रता केंद्र इधर है, इसका फोकस ये है। तो ये किरण ऐसा लगे ये फोकस से बाहर जाती हुई प्रतीत हो गया ऐसा। इसी के लिए इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर या अभिसारी दर्पण। और ये क्या हो गया आपका? डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर एग्जाम में आता है। डाइवर्जिंग मिरर किसे कहा जाता है? उत्तल दर्पण को। कन्वर्जिंग मिरर किसे कहा जाता है? उत्तल दर्पण को। चलिए आपको समझ में आया। तो पहली किरण किसी भी वस्तु से 2 किरण को भेजते हैं उसका इमेज प्राप्त करने के लिए। पहली किरण उस वस्तु से सीधा दर्पण पर टकराता है, यानी ये जो सीधा, इसका मतलब मुख्य अक्ष के समानांतर है। ये भी ये इसके पैरेलल है। जब टकराएगा तो अगर ये कन्वर्जिंग मिरर है या अवतल दर्पण है तो टकराने के पश्चात वास्तव में मुख्य अक्ष को काटेगा। और अगर ये उत्तल दर्पण है तो परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष को नहीं काटेगा,
काटता हुआ बाहर, ऐसा लगता है बाहर जा रहा है, रियली काटता नहीं है बल्कि इसको मिलाया गया ऐसा करके, ऐसा लगता है बाहर जा रहा है। इसको मिलाएंगे तो ऐसा लगेगा फोकस से बाहर जा रहा है सभी किरणें, इसलिए इसमें इमेज हमेशा आभासी बनता है, इसलिए इसका इमेज हमेशा वास्तविक होगा। खैर, दूसरा रूल क्या है देखिए स्टूडेंट्स, दूसरा किरण क्या करेंगे, चित्र से समझा देते हैं। ये आपका वक्रता केंद्र, ये उत्तल दर्पण के बारे अवतल दर्पण। तो एक सेकंड, अब चलिए ये भी रखा हुआ है, एक किरण मैंने सीधा भेजा इससे, इस वस्तु से, ये ए बी इसका नाम है, ये कोई ऑब्जेक्ट किसी मिरर के सामने एक सीधा भेजा तो कहां से निकलेगा वो, फोकस से। अब दूसरा कहां से निकालूंगा, देखिए स्टूडेंट्स, दूसरा हमेशा इसके नॉर्मल से होकर, यानी मिरर का नॉर्मल, यानी इस दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए भेजेंगे। कहां से भेजेंगे स्टूडेंट्स, वक्रता केंद्र से होते हुए भेजेंगे। तो ये दूसरा किरण इसके वक्रता केंद्र से होते हुए भेजेंगे, क्योंकि नॉर्मल से होते हुए भेजेंगे तो नॉर्मल से होते हुए भेजेंगे तो जब भी कोई किरण किसी भी मिरर के वक्रता केंद्र से होकर जाती है, यानी आपतन कोण कहां से होते जा रहा है, उसके अभिलंब से होते हुए जा रहा है। तो मैंने आपको परावर्तन का नियम बताया था, अभिलंब से होते हुए कोई किरण जा रही है, आई का मान 0 है तो आर का मान भी क्या होगा, 0, यानी उसी दिशा में वापस लौट जाएगा, यानी ये क्या होगा, उसी डायरेक्शन में वापस लौट जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये एक आपतित किरण है, इसका परावर्तित किरण नंबर 1 ये मिला, ये एक दूसरी आपतित किरण इसके वक्रता केंद्र से होकर सीधी जा रही है। तो चूंकि यहाँ पर आपतन कोण का मान 0 है, क्योंकि ये अभिलंब से होते हुए जा रही है, क्योंकि ये सी क्या है, किसी भी गोले का केंद्र, गोले के केंद्र से होते हुए, उसके नॉर्मल से होते हुए जा रही है, तो बिना किसी विचलन के उसी मार्ग का अनुसरण करके फिर रिटर्न हो जाएगी। तो ये जाती हुई किरण है ना, ये आती हुई किरण, ये भी आती हुई किरण, दोनों परावर्तित होकर इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं रियली, तो इमेज बनेगा बी डेश ए डेश, जो उल्टा होगा। तो आपको समझ में आया। तो यहां पर जो है वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, क्योंकि यहां परावर्तित किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। लेकिन यही केस अगर इसमें हो जाए, देखिए यहां पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया स्टूडेंट्स, ये ए बी नाम दे रहा हूं मैं, ए और बी। तो एक थोड़ा पास बना लेते हैं, चलिए यहां बना लेते हैं, जिसका नाम ए और ये बी। तो हमको इमेज बनाने के लिए एक किरण को सीधा भेजा, तो ये फोकस पे तो जाएगा नहीं, लेकिन फोकस से बाहर जाता हुआ प्रतीत होगा। दूसरा अपन क्या करेंगे, इसका वक्रता केंद्र को थोड़ा यहां दिखा देता हूं, चलिए। हाँ, अब ये दूसरा किरण कहां जाएगा, देखिए ये ऐसा करके, ऐसा करिए, ये एक किरण वक्रता केंद्र से टकराएगा, तो जैसी वक्रता केंद्र से टकराएगा बिना किसी विचलन के उसी दिशा में वापस चला जाएगा। तो ये परावर्तित किरण ये और दूसरा परावर्तित किरण ये, इन दोनों का इंटरसेक्शन यहां हुआ, तो ए डेश बी डेश यहां बनेगा। फिर से इस चित्र को बता रहा हूं, ध्यान से देखिए, फिर से बता रहा हूं इसको, ये तो क्लियर हो गया। ये वास्तव में दोनों परावर्तित किरणें किसी बिंदु पर वास्तव में इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसलिए प्रतिबिंब क्या होगा, हमेशा वास्तविक होगा और उल्टा होगा। लेकिन यहां पर क्या होगा, देखिए स्टूडेंट, फिर से इमेज को बना के दिखा रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, फिर आगे की चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। देखिए उत्तल दर्पण में देखिए ऐसा, ये अंदर वाले भाग को पॉलिश कर दीजिए, तो ये हो गया उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो अब ये देखिए स्टूडेंट, ये ऐसे होते हुए इसका वक्रता केंद्र तो यही कहीं होगा, ये इसका ये फोकस है और ये वक्रता केंद्र, यहां पर एक कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो पहला क्या करेंगे, इमेज बनाने के लिए पहला नियम क्या है कि एक किरण सीधा भेजेंगे मुख्य अक्ष के, तो वो क्या करेगा, ऐसा लगेगा वो फोकस से बाहर जाता हुआ प्रतीत होगा, ठीक है। अब दूसरा क्या करेंगे, इससे होते हुए देखिए, इसको ऐसे ऐसे मिला रहा हूं, ये एक दूसरा किरण मैंने वक्रता केंद्र से होकर भेजा, क्योंकि पॉली अंदर नहीं जाएगा, लेकिन ऐसा लगेगा वक्रता केंद्र से ही बाहर निकल जाएगा ये। तो ये लौटती हुई किरण है, ये बाहर जा रही है और ये भी क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। इन दोनों का इंटरसेक्ट, ये रियली इंटरसेक्ट नहीं कर रही, इसको मिलाया गया है, तो यहां पर ए डेश बी डेश,
तो सीधा बनेगा, सीधा बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा। और यहां पर क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा, दर्पण के सामने। तो स्टूडेंट, ये अगर चीजें जो मैंने आपको बताया कि किसी भी दर्पण में वास्तविक या आभासी प्रतिबिंब का बनना डिपेंड करता है कि वो दर्पण कैसा है। अवतल दर्पण है तो 99% केसेस में वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक का मतलब दोनों परावर्तित किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर इंटरसेक्ट करेंगी, प्रतिच्छेद करती हैं। लेकिन उत्तल दर्पण वाले केस में क्या होता है कि किसी भी वस्तु से जो दो किरणें निकाली जाती है, एक समानांतर होते हुए तो फोकस से बाहर जाती हुई प्रतीत होती है, और दूसरा वक्रता केंद्र से होकर किसी भी किरण को भेजा जाए, आपतित किरण को, तो परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में, उसी मार्ग का रिट्रेस हो जाती है, उसी डायरेक्शन में फिर रिटर्न हो जाती है। तो जब दोनों किरणें, जो परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर ऐसे मिलती हुई प्रतीत होती है, तो वहां पर इमेज बनता है। जैसे ये ऐसा निकल गया था, फिर ये ऐसा टकराया, ऐसा निकला, तो ये परावर्तित किरण और ये भी परावर्तित किरण इस बिंदु पर मिले तो यहां पर प्रतिबिंब एडेस भी दर्पण के पीछे बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से काफी छोटा होगा। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई। तो मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर था बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बताया था। अब इसके बाद जो मैं अगला लेक्चर बनाऊंगा उसमें इमेज अलग अलग सिचुएशन में कैसे बनते हैं उसका मैं तरीका आपको बताऊंगा। अभी जिन लोगों को ये सब चीजें समझ में आ गई हैं, अब उसको इमेज बनाने में दिक्कत नहीं होगा। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर आज खत्म होता है। इसके पार्ट 2 में इसके अगले कॉन्सेप्ट को समझाएंगे। आप लोग जब इस वीडियो को देखते हैं तो अगर आपको ये वीडियो कैसा लगता है अपना कमेंट मुझे दीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और भी अपने जैसे स्टूडेंट को शेयर करिए ताकि उनको भी ये नॉलेज मिले। क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में जितना अपना नॉलेज को शेयर करोगे, बांटोगे, उतना आपको बेनिफिट मिलेगा, उतना नॉलेज आपका डेवलप होगा। तो इसी उम्मीद के साथ हमारा गोलीय दर्पण का लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट होता है। इसका अगला भाग मैं आपको बहुत जल्दी बना के दूंगा, जिसमें हम प्रतिबिंबों के बारे में बात करेंगे और कुछ वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के बारे में हम बात करेंगे। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं।